Hello everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to explain a lesson, namely the black spot. The black spot lesson novel से लिया गया है. It is an extract from a novel जिसका नाम है ट्रेजर आइलैंड. इस नॉवल को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने और इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मन कमेश्वर साहू के कहने पर. अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पोम एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए. Now without wasting time, let's get started for the black spot. अब इस द ब्लैक स्पॉट चैप्टर को समझने के लिए आपको ट्रेजर आइलैंड का बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है. अगर आप बिना नॉवल के बारे में जाने सीधे द ब्लैक स्पॉट पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बाउंस मारेगी. आपको लगेगा पता नहीं क्या से क्या होता चला जा रहा है, कुछ खास एंडिंग भी नहीं हुई है. ओके, तो चलिए समझते हैं ट्रेजर आइलैंड में क्या है और ये कैसे कनेक्टेड है आपके चैप्टर द ब्लैक स्पॉट से. ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और आइलैंड का मतलब आपको पहले से पता होगा, वाटर बॉडी को कहते हैं जिसके आसपास जमीन होती है. ठीक है, तो एक आइलैंड है भाई जहां पर खजाना गड़ा हुआ है. इस खजाने को पाने के लिए कई सारे लोग जद्दोजहद करते हैं और फाइनली खजाना किसके पास आता है और कितनी बड़ी जर्नी होती है इस खजाने को पाने के लिए, यही पूरा इस नॉवल में है. ओके, तो आई होप मेन प्लॉट समझ आ गया होगा कि कहानी किस बारे में है. आप कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखिएगा जिससे आपकी कहानी बहुत जल्द ब्लैक स्पॉट से रिलेट होगी. कहानी शुरू होती है एक बिली बोन्स नाम के इंसान से. ये बिली बोन्स एक इन कहते हैं एक लॉज जहाँ पे ठहरा जाता है या ठहरने आया है. इसका नाम है एडमायरल बेनबो. तो भाई बिली बोन्स इस एडमायरल बेनबो इन में ठहरा हुआ है. क्योंकि ये समुद्री लुटेरा है तो ये कुछ ढंग का नहीं रहता है और उसके जो कपड़े वपड़े हैं बहुत गंदे संदे रहते हैं और साथ साथ इनमें बाकी लोगों से ये लड़ता झगड़ता भी रहता है, शराब वगैरह पीता है. तो कुल मिला के समुद्री लुटेरा जैसा एक होता है, बिल्कुल वैसे ही बिली बोन्स को इस नॉवल में दिखाया गया है. अब ये जिस होटल में रुकने आया है इसका नाम एडमायरल बेनबो इन है. इसका जो मालिक है उनके बेटे का नाम है जिम हॉकिंस. ठीक है, तो मालिक जो है मेन उसको इतना नहीं दिखाया गया है बल्कि उसका बेटा जो है जिम हॉकिंस ये मेन कैरेक्टर है. चाहे वो आपकी कहानी द ब्लैक स्पॉट हो और चाहे वो नॉवेल का मेन प्लॉट हो, दोनों में ही जिम हॉकिंस का एक ग्रेट रोल है, मेन कैरेक्टर है ये. अब कहानी क्या है वो समझिएगा. ये जो बिली बोन्स हैं इसी के पास उस समुद्री खजाने का नक्शा मौजूद है, इसको छुपा के रखा हुआ है. तो इस खजाने के पीछे इससे एक इंसान मिलने आता है जिसका नाम है ब्लैक डॉग. ये जो ब्लैक डॉग है इससे बहस होती है बिली बोन्स की उस नक्शे को लेकर, लेकिन बिली बोन्स अपने तलवार के जरिए, दोनों में तलवारबाजी होती है और इस तरीके से बिली बोन्स उस ब्लैक डॉग को तो वहाँ से भगा देता है उस इन से. ठीक है, ब्लैक डॉग के जाने के बाद एक दूसरा इंसान बिली बोन्स से मिलने आता है जिसका नाम है पीयू. पीयू एक ब्लाइंड पायरेट है, अंधा है. अब क्योंकि पीयू अंधा है तो उसको एडमायरल बेनबो इन तक पहुंचने में थोड़ी सी परेशानी होती है, दिक्कत होती है. तो किसी तरीके से पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां पे जिम हॉकिंस खड़ा होता है. जिम हॉकिंस से ये पीयू पूछता है कि ये जगह कौन सी है, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, कोई मुझे बता सकता है क्या. तो जिम हॉकिंस उसको जवाब देता है कि आप एडमायरल बेनबो इन के पास खड़े हुए हैं. तो पीयू को यकीन हो जाता है कि मैं सही जगह पहुंच चुका हूं, यहीं पर बिली बोन्स ठहरा हुआ है, मुझे उससे मिलना है. तो ये जिम हॉकिंस से कहता है कि तुम मुझे बिली बोन्स तक ले चलो मेरा हाथ पकड़ के. लेकिन क्योंकि अभी भी ब्लैक डॉग यहाँ से गया है इस इन से और ब्लैक डॉग और बिली बोन्स में अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है, तो जिम हॉकिंस को लगता है कि अगर मैं इस इंसान को ले जाऊँगा तो फिर इन दोनों में कुछ ना कुछ बहस होगी और जो शांति ये लोग डिस्टर्ब करेंगे मेरे इनकी, तो थोड़ा सा मना करता है ले जाने के लिए. ठीक है, ओके. लेकिन ये जो ब्लाइंड पायरेट पीयू है ये बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, थ्रेटन करता है, धमकाता है, डराता है इस जिम हॉकिंस को कि मुझे ले चलो. ठीक है, और बहुत कस को उसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है. तो मजबूरन जिम हॉकिंस को ले जाना पड़ता है इस पीयू को बिली बोन्स के पास. जब ये पीयू उस बिली बोन्स के पास पहुंच जाता है तो ये उसको, यानी कि ये जो पीयू है ये बिली बोन्स को एक पीस ऑफ पेपर देता है जिसमें एक तरफ ब्लैक स्पॉट बना होता है और एक तरफ ब्लैंक होता है. और इस लेटर को देने के बाद पीयू जब यहाँ से निकलता है तो इसके फ़ौरन बाद इस बिली बोन्स को जब वो जैसे ही ब्लैक स्पॉट को देखता है उसको एक अटैक पड़ता है और वो वहीं पे मर जाता है. एक चीज़ मैंने आपको यहाँ नहीं बताई वो ये कि इस जिम हॉकिंस के फादर की अभी अभी डेथ हो चुकी है, कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है. तो जब ये दूसरी डेथ देखता है इस बिली बोन्स की तो उसको बहुत ही धचका लगता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है ये. बस इतनी सी ही कहानी आपके बुक में दी गई है. ठीक है, कि किस तरीके से ये जो पीयू है ब्लाइंड पायरेट है कैसे मिलने आता है, किस तरीके से ये जिम हॉकिंस को धमकाता है, मजबूर करता है कि मुझे तुम बिली बोन्स के पास ले चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और कैसे वो उसको मना करता है, किस तरीके से ये पहुंचता है और ब्लैक स्पॉट वाला जो लेटर है वो हैंड ओवर करता है और उसके फ़ौरन बाद ही उस ब्लैक स्पॉट को देखते ही
बिली बोन्स की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दे रही हूँ कि जब पता लगता है पीयू को कि बिली बोन्स मर गया है तो ये लोग अटैक करने आते हैं, पूरी टीम इनकी अटैक करने आती है कि वो जो नक्शा इसके पास मौजूद था हमें मिल जाए। लेकिन जिम हॉकिंस, इससे पहले कि ये लोग अटैक करते, जिम हॉकिंस उस नक्शे को अपने पास रख लेता है और जान बचाता है अपने माँ की और अपनी वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद क्योंकि नक्शा इसके पास आ चुका है तो ये अकेले तो उस खजाने को हासिल नहीं कर सकता, इसको ज़रूरत है कुछ लोगों की। तो ये एक पूरी टीम बनाता है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक जमींदार होते हैं, तो कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टीम के साथ वर्क करता है और आगे चलकर यही लोग उस खजाने को हासिल करते हैं और जब वो खजाना हासिल हो जाता है तो बराबर बराबर इन लोगों में बढ़ जाता है। तो आपको मेन प्लॉट भी समझ आ गया और आपका जो चैप्टर का कनेक्शन है वो भी समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि द ब्लैक स्पॉट क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। इस द ब्लैक स्पॉट को इमेजिन किया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपने इस नॉवल में। इस द ब्लैक स्पॉट के ज़रिए कोई भी समुद्री लुटेरा अपने गिल्ट को ऑफिशियली प्रोनाउंस करता है, यानी कि बताता है कि यस मैं समुद्री लुटेरा हूँ। सेकेंडली, अगर कोई एक पायरेट दूसरे पायरेट को ब्लैक स्पॉट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी जान खतरे में है या तुम्हारी पावर खतरे में है। ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट के दो सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, एक ये कि इंसान मरने वाला है, दूसरा उसके पास जो भी खजाना मौजूद है या उसका कोई टाइटल है, यानी वो सारे पायरेट्स का कैप्टन है या कुछ और है, कोई भी पावर उसके पास है वो उसके हाथ से जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बिली बोन्स को जब ये पीयू वो ब्लैक स्पॉट देता है तो उस बिली बोन्स को लगता है कि मेरी मौत होने वाली है या फिर मेरे हाथ से वो नक्शा जाने वाला है। इस घबराहट में उसकी मौत हो जाती है और पहले से शराब वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा पिए हुए था, इस वजह से भी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो था ओवरव्यू। लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। द ब्लैक स्पॉट। माई पुअर फादर डाइड क्वाइट सडनली दैट इवनिंग। ये माई किसके लिए यूज़ हुआ है? जिम हॉकिंस के लिए। ये जिम हॉकिंस ही हमको ये कहानी सुना रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेरे बेचारे फादर उस इवनिंग अचानक से उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने सारे दूसरे मैटर्स को एक कोने में रख दिया था। अदर मैटर्स यहाँ पे जो पॉइंट आउट कर रहा है जिम हॉकिंस दूसरे मैटर्स को, वो ये बताना चाह रहा है कि मेरे इनमें ये जो बिली बोन ठहरा हुआ था, ब्लैक डॉग इससे मिलने आया था, ये लोग थोड़ा सा वायलेंस क्रिएट कर रहे थे और शांति को भंग कर रहे थे मेरे इनमें। और साथ साथ ये जो बिली बोन्स था ना, इसकी एक आदत थी, अजीब अजीब गाने गाया करता था और बड़े डरावने से उसके गाने होते थे और ये सिचुएशन नहीं देखता था कि कोई मर गया है, कोई उदास है, क्या ही अपने में मस्त रहकर गाने गाया करता था शराब पीकर। तो ये सारे मैटर्स की वो बात कर रहा है कि मैंने सारे मैटर्स को एक कोने में रख दिया था क्योंकि उस शाम मेरे फादर की अचानक से डेथ हो गई थी। और नेचुरल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहते हैं दुख को, यानी नेचुरली कोई मरता है तो सबको दुख होता है, तो हमारे ऊपर नेचुरली एक तरीके से पहाड़ टूट गया था दुखों का। और हमारे नेबर्स हमारे से मिलने आ रहे थे सब, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और हमको फ्यूनरल का अरेंजमेंट करना था और सारे काम जो फिर इनमें होते थे वो सब भी मुझे बीच बीच में देखना था। तो इन सब चीज़ों ने मुझे इतना बिजी कर दिया था कि आई स्कैर्सली हैड टाइम टू थिंक ऑफ द कैप्टन। कैप्टन बोला जा रहा है बिली बोन्स को। एक्चुअली जब बिली बोन्स इस इन में रहने आया था, इसने अपने आप को कैप्टन बताया था। बाद में जाकर जब इसकी तबीयत ख़राब होती है शराब पीने की वजह से, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर जब इसको देखता है तो बताता है कि ये कोई कैप्टन नहीं है, क्योंकि इसके एक जगह पे लिखा होता है बिली बोन्स करके नाम लिखा होता है इसका। तो डॉक्टर बताता है कि इसका नाम बिली बोन्स है, ये कोई कैप्टन नहीं है, राइट। तो फिलहाल अभी इसको नहीं पता चला है जिम हॉकिंस को कि ये बिली बोन्स है, कैप्टन नहीं है। तो ये अभी पूरे चैप्टर में इसको कैप्टन ही कॉल करेगा, राइट। तो जिम हॉकिंस ये कहना चाह रहा है कि इन सब कामों में बहुत बिजी था कि मुझे मुश्किल से बहुत टाइम मिल पा रहा था। स्कार्सली मतलब होता है हार्डली, बहुत मुश्किल से टाइम मिल पा रहा था कि कैप्टन के बारे में मैं कुछ सोचूं, बिली बोन्स के बारे में मैं कुछ सोचूं। और यही नहीं, फार लेस टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, और उस दिन मैं उससे बहुत कम डर रहा था। कहने का मकसद जिम हॉकिंस का यहाँ पर है कि वैसे मैं उससे बहुत डरता था क्योंकि उसकी हुलिया बहुत ख़राब थी, बड़ा वाइल्ड लगता था, वो बातचीत भी बड़ा रूडली करता था, तो मैं उससे बहुत डरता था। लेकिन क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो मुझे उससे उस दिन डर कम लग रहा था। ही गॉट डाउन स्टेयर्स, यहाँ पे बात हो रही है अब बिली बोन्स की, यानी कि जिम हॉकिंस हमको बिली बोन्स के बारे में बता रहा है कि वो नीचे उतरा अपने कमरे से अगली सुबह को और उसने यूजुअली जो वो खाया करता था वो सब खाया। हालांकि ही एट लिटिल, वो बहुत कम खाया करता था। सिंगिंग यानी गाना उसका फेवरेट पास टाइम होता था। जब वो खाली बैठता था वो कुछ ना कुछ गाया करता था और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी जब वो डूब कर गाना गाया करता था। बर्स्ट इनटू अ सॉन्ग का मतलब जब वो डूब कर गाना गाता था किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई उससे बात कर पाए या उसको कुछ कह पाए।
ऑन द नाइट बिफोर द फ्यूनरल, यानी कि यहाँ तक जिस रात मेरे फादर की डेथ हुई, फ्यूनरल से जस्ट पहले ही, तब भी वो एक भद्दा सा कुछ गाना गा रहा था, सी सॉन्ग्स, क्योंकि उसने अपने आप को जहाज़ों का कैप्टन बताया था, तो वहाँ के वो सी सॉन्ग्स गुनगुनाया करता था, गाता था और बहुत बेसुरा गाता था। और क्योंकि मेरे फादर की डेड बॉडी रखी हुई थी तो उस वक्त ही सब गाना वो गा रहा था, बड़ा सुन के शॉकिंग लग रहा था, अजीब लग रहा था सबको। ऐसे मौके पे कौन गाना गाता है भाई। आगे जी मौके हमको बता रहा है कि बट ही हैड ग्रोन वेरी वीक आफ्टर द स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब एक तरीके की बीमारी है कि इंसान को ज़्यादा शराब पीने की वजह से या फिर किसी और वजह से जब उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रोक। तो उस स्ट्रोक के बाद बिली बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और अब उससे कोई ज़्यादा उलझता नहीं था, कोई ज़्यादा उससे बात नहीं करता था। वी वर ऑल इन द फियर ऑफ डेथ फॉर हिम। हम सबको उसके मरने की चिंता हो रही थी, मतलब हमें डर लग रहा था कि कहीं वो मर ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। स्ट्रोक ऐसी ही बीमारी होती है। और जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था वो उसके पास दूसरा नया केस आ गया था, काफ़ी दूर जाकर उसको उस केस को हैंडल करना था, तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, काफ़ी दूर चला गया था, अचानक से उसके पास कोई नया केस आ गया था। इस वजह से बिली बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होता चला जा रहा था। ही क्लैम्बर्ड अप द डाउन स्टेयर्स। क्लैम्बर्ड का मतलब होता है कि जब बहुत मुश्किल से कोई कहीं चढ़ता उतरता है उसे कहते हैं क्लैम्बर करना, ठीक है, टू क्लाइंब विद डिफिकल्टी। तो बहुत मुश्किल से वो सीढ़ियाँ चढ़ता था, उतरता था और सीढ़ियाँ उतरकर वो पार्लर की तरफ जाता था। पार्लर कह रहे हैं एक सिटिंग प्लेस को, कॉमन एरिया को, जहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो बैठते हैं, ठीक है। तो पार्लर की तरफ जाता था, फिर वो वापस आ जाता था और कभी कभी तो दरवाजे के बाहर वो अपनी नाक को बाहर रखता था, यानी कि स्मेल करने की कोशिश करता था। उसको सी एरिया की बहुत याद आती थी, तो वो सी स्मेल फील करना चाहता था, इस वजह से वो बाहर का नज़ारा लेता था, ठीक है। होल्डिंग ऑन टू द वॉल्स, और वो सहारा लेता था दीवारों का, क्योंकि उससे खुद से चला नहीं जाता था और बहुत मुश्किल से सांस ले पाता था, बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरीके से जो कि एक स्टीप माउंटेन पे चढ़ता हो। स्टीप कहते हैं एक बहुत ही ऐसा माउंटेन जिस पर ढलान ना हो, बिल्कुल सीधा सीधा हो, तो चलने में दिक्कत हो इंसान को। तो एक ऐसे इंसान की तरीके से वो हाफता था जैसे कि वो माउंटेन पे चढ़ा हुआ हो। ही नेवर पर्टिकुलरली एड्रेस्ड मी। अब जिम हॉकिंस बता रहा है कि ये जो बिली बोन्स था इसने कभी भी मेरे से ढंग से बात नहीं करी, स्पेशली कभी मेरे से मुखातिब भी नहीं हुआ। और उसका जो पारा था वो फ्लाइटी था। फ्लाइटी कहते हैं एयरी, यानी कि हवा की तरह, हवा एकदम से अचानक से आती झोंके के साथ, वैसे ही इसका गुस्सा कभी भी आ जाता था और कभी भी स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, जैसे हवा की स्पीड बदलती रहती है। और हर बार का गुस्सा पहले से ज़्यादा ही हुआ करता था, वॉयलेंट हुआ करता था। नाउ ही ड्रू हिज कटलस वेरी अलार्मिंगली एंड केप्ट इट बेयर बिफोर हिम ऑन द टेबल। जिम हॉकिंस अब हमें बता रहे हैं कि अब उसने क्या किया, अपने कटलस को, कटलस कहते हैं तलवार को, छोटी सी तलवार, देखिए जैसे तलवार जो बड़ी वाली होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, एक ऐसी तलवार जिसका जो ब्लेड होता है थोड़ा सा कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं कटलस। ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं ये ज़्यादातर अपने पास रखते हैं कटलस को। बिली बोन्स इस कटलस को अपने पास से निकालता है, बड़े इलामे लिए बड़े कायदे से निकालता है और उसको ऐसे ही टेबल पे खुला रख देता है, यानी उस पर कुछ कवर नहीं रखता, खुला हुआ रख देता है। बट विद ऑल डैट, लेकिन इन सब के बाद भी वो लोगों से बहुत कम मुखातिब होता था, बात ही नहीं करता था, उसे चिंता नहीं होती थी कि उसके आसपास कौन है। वो सिर्फ अपने ही ख्यालों में डूबा रहता था, यहाँ वहाँ घूमने के बजाय और लोगों से मुखातिब होने के बजाय। वंस फॉर इंस्टेंस टू अवर एक्सट्रीम वंडर, यहाँ पे जिम हॉकिंस हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि कितना ज़्यादा वो अपने ख्यालों में डूबा करता था। लेट मी टेल यू दैट। वैसे तो वो हमेशा सी सॉन्ग्स गुनगुनाया करता था, लेकिन उस दिन उसने एक कंट्री लव सॉन्ग गाया जिसको सुन के हम बड़ा ज़्यादा शॉकिंग हमें फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सॉन्ग उसने अपनी जवानी में सीखा हो, जब वो कैप्टन बन गया सीखा, उससे पहले की लाइफ में उसने वो कंट्री लव सॉन्ग सीखा हो। और इस तरीके से ही बिली बोन्स का रूटीन चलता रहा, यहाँ तक अगला दिन आ गया मेरे फादर के फ्यूनरल के बाद। और उस वक्त 3 बजे की बात है, दोपहर में बड़ा बिटर, बड़ा फॉगी फ्रॉस्टी आफ्टरनून हो रही थी और मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी था, अपने फादर को याद कर रहा था कि मैंने अचानक देखा कि कोई इसी सड़क पे जहाँ मैं खड़ा हुआ है मेरे करीब चलता चला आ रहा है। वो आने वाला इंसान अंधा था, क्योंकि वो एक स्टिक अपने हाथ में लिया था, उसको टैप कर रहा था, पटक रहा था, यानी उसकी हेल्प से वो चल रहा था। और उसने अपने आँखों पर और थोड़ा सा नाक के पास भी एक पट्टी पहनी हुई थी ग्रीन कलर की, जैसे कि अंधे लोग पहनते हैं, इसकी आंखें बीच में खराब हो जाती हैं। एंड ही वाज हंच्ड। हंच कहते हैं कुबर निकाल के चलना, झुक के चलना। तो वो झुक के चल रहा था, मानो कि बहुत ज़्यादा वो बूढ़ा हो या फिर उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो। और उसकी ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक सी क्लोक, जिसमें एक हुड यानी कि एक टोपी भी लगी हुई थी। सी क्लोक कहते हैं ब्लू कलर का गारमेंट जो कि समुद्री कैप्टन्स या फिर जो सी वॉयज करते हैं, सी ट्रैवल करते हैं, वो पहनते हैं, ठीक है। तो वो एक ब्लू कलर का, और टैटर्ड का मतलब होता है फटा पुराना सा, तो उसका जो कपड़े थे बहुत फटे पुराने से लग रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था, अजीब सा दिख रहा था।
और इस कदर वो डिफॉर्म्ड लग रहा था कि मैंने इस तरीके का खतरनाक दिखने वाला इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो ब्लाइंड मैन उस इन से थोड़ा दूर पर रुका और उसने अपनी आवाज़ को उठाया, यानी कुछ बोला वो, और बड़े अजीब से, जैसे लग रहा था बहुत खराब सा गंदा सा वो गाना गा रहा हो, उस तरीके से उसने एक क्वेश्चन किया। और वो बोला कि क्या यहाँ कोई काइंड फ्रेंड है जो इस पुअर ब्लाइंड मैन को कुछ इन्फॉर्म कर सकता है। और ये जो ब्लाइंड मैन है, यानी अपने को वो बोल रहा है कि मैंने अपनी जो आंखें खोई हैं वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपने नेटिव कंट्री को डिफेंस किया है, उसको प्रोटेक्शन दिया है, राइट। तो नहीं, खुद को वो एक तरीके से सोल्जर बता रहा है, ठीक। एंड गॉड ब्लेस किंग जॉर्ज, और वो एक लाइन मारता है गॉड ब्लेस किंग जॉर्ज, और उसके बाद पूछता है कि कोई मुझे बता सकता है कि मैं इस वक्त कंट्री के किस पार्ट में हूँ। जिम हॉकिंस उसे जवाब देता है कि आप एडमिरल बेनबो ब्लैक हिल कोव पे खड़े हुए हैं। ब्लाइंड मैन जवाब देता है, मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ और एक जवान इंसान की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, तो क्या मेरे काइंड यंग फ्रेंड तुम मेरा हाथ पकड़ोगे और मुझे अंदर तक ले चलोगे। आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, एंड द हॉरिबल सॉफ्ट स्पोकन आईलेस क्रिएचर ग्रिप्ड इट इन अ मोमेंट लाइक अ वाइस। और उस खतरनाक धीरे धीरे बोलने वाले आईलेस क्रिएचर, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसकी आंख नहीं थी, उसने अचानक से मेरा हाथ इस तरीके से पकड़ा जैसे वाइस, मतलब एक शिकंजे में जकड़ लिया हो मेरे को। आई वॉज सो मच स्टार्टल, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, चौंक गया था कि इस तरीके से क्यों पकड़ रहा है ये मुझको। और मैंने अपने हाथ को वापस पीछे करना चाहा, लेकिन जब उस ब्लाइंड मैन को लगा कि मैं अपना हाथ पीछे कर रहा हूँ, उससे जान छुड़ा रहा हूँ, तो उसने मेरे हाथ को और ज़्यादा ऐसे खींचा जैसे मैं पूरा का पूरा उस तरफ खिंच गया, यानी पूरा का पूरा मुझे ताकत से खींच ही लिया उसने। और ऐसा करने के बाद वो बोलता है कि अब मुझे सीधे सीधे कैप्टन के पास ले चलो, यानी ये बिली बोन्स के पास ले जाने को कह रहा है। इस पर जिम हॉकिंस उसको जवाब देता है, अपॉन माई वर्ड आर डेयर, और अपॉन माई वर्ड एक तरीके से एक्सप्रेशन होता है अपने सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपको वहां ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। इसमें ब्लाइंड मैन कहता है, दैट्स इट, टेक मी इन स्ट्रेट और आई विल ब्रेक योर आर्म। और ज़्यादा वो गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे सीधे सीधे ले चलो वरना मैं अभी तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। And he gave it as he spoke a wrench that made me cry out. और जैसा कि उसने बोला था कि वो मेरा हाथ तोड़ देगा, उसने मुझे एक तरीके से धमकाने के लिए मेरे हाथ को मोड़ा कि वाकई मेरी चीख सी निकल गई, बहुत तेज उसने मेरा हाथ मोड़ दिया था। इस पर जिम हॉकिंस बहुत डरते हुए बोलता है कि इट इज़ फॉर योर सेल्फ, आई मीन मैं आपकी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन यानी बिली बोन्स अब वो नहीं रह गया जैसे वो पहले हुआ करता था। वो अब बिल्कुल खुले हुए तलवार के साथ बैठता है, यानी वो ये बताना चाह रहा है कि अब वो बहुत खतरनाक इंसान हो गया, उससे मिलने का मतलब है खतरे को मोल लेना। जिम हॉकिंस ये वर्ड्स बोल भी नहीं पाया था कि बीच में ही उस ब्लाइंड मैन ने इंटरप्ट कर दिया जिम हॉकिंस को और बोला, कम नाउ, ले चलो मुझको अब। आगे जिम हॉकिंस कह रहा है कि मैंने कभी भी इतनी क्रूअल, इतनी भद्दी और इतनी गंदी आवाज़ किसी इंसान की नहीं सुनी थी जितना इस ब्लाइंड मैन की आवाज़ थी। इट काउड मी मोर देन द पेन, यानी कि जो दर्द मुझे हो रहा था, जिस तरीके से उसने मुझे डराया था मेरा हाथ मरोड़ के, उस डर से ज़्यादा मुझे उसकी आवाज़ से डर लग रहा था, इतनी खतरनाक उसकी आवाज़ थी। मुझे फ़ौरन उसको ओबे करना पड़ा और उसको साथ साथ जाना पड़ा, और सीधे हम दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ पे ओल्ड कैप्टन यानी कि बिली बोन्स बैठा हुआ था। द ब्लाइंड मैन क्लंग क्लोज टू मी, वो ब्लाइंड मैन मेरे से बिल्कुल चिपका हुआ खड़ा था और अपनी एक लोहे जैसी मुट्ठी में मुझे थामा हुआ था, और अपने से आधे से ज़्यादा जो उसका वजन था वो मेरे ऊपर लादा हुआ था, और इतना वजन तो मैं रो भी नहीं सकता था। अब वो ब्लाइंड मैन एक अजीब सी बात कहता है इस जिम हॉकिंस से, कहता है कि मुझे भी कुछ सीधे उसी के पास ले चलो, बिली बोन्स के पास, और जब मैं उसके सामने आ जाऊं, क्योंकि मैं तो अंधा हूं, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, तो तुम मुझे ये वर्ड्स बोलना, हेयर्स अ फ्रेंड फॉर यू बिल, इस तरीके से तुम बोलना कि बिल तुमसे मिलने कोई आया है, तुम्हारा फ्रेंड आया है, और अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, क्या करूँगा। ऐसा कहकर उसने एक झटका फिर से दिया जिम हॉकिंस के हाथ को, और जिम हॉकिंस को ऐसा लगा जैसे मानो वो अभी बेहोशी हो जाएगा। और इन सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इस ब्लाइंड बैगर से कि मैं भूल ही गया कि मैं कैप्टन यानी कि बिली बोन्स से भी डरता हूँ, यानी कि मैं बिली बोन्स का जो डर था मेरे मन से वो निकल गया इस खतरनाक इंसान को देखकर। और मैंने पार्लर डोर का दरवाज़ा खोला और वो वर्ड्स बोले जो मुझे ऑर्डर किए थे इस ब्लाइंड मैन ने, बहुत कपाती आवाज़ में मैंने उन वर्ड्स को रिपीट किया, हियर्स अ फ्रेंड फॉर यू बिल। मेरे इन वर्ड्स पे उस कैप्टन ने यानी बिली बोन्स ने अपनी आंखों को उठाया, और अचानक से जैसे उसका फेस फीका पड़ गया था और बहुत ज़्यादा वो सोबर, नहीं स्टेयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा वो घूरने लगा इस ब्लाइंड मैन को, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। सोबर मतलब एक्सट्रीमली सीरियस, और उसके फेस पे जो डर दिखना चाहिए था वो दिख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बीमार था। यानी एक तो पहले से ही उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था, बीमारी की वजह से इतना वो वीक हो रखा था, इस वजह से टेरर कहीं दिख ही नहीं रहा था उसके चेहरे पर।
वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो उठने के लिए उसके पास ताकत भी नहीं रह गई, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर दिख रहा था बिली बोन्स। बिली बोन्स उठने की कोशिश कर ही रहा था कि बीच में वो ब्लाइंड मैन बोल पड़ता है कि बिल सिट वेयर यू आर, जहाँ पर भी बैठे थे वहीं बैठे रहो, मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मैं उंगलियों की आवाज़ सुन सकता हूँ, बिजनेस बिजनेस होता है। यानी यहाँ पर वो बात करने आया है उस नक्शे के लिए, इनडायरेक्टली उससे बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन उस बिली बोन से कहता है होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाओ। अब वो जिम हॉकिंस से कहता है कि बॉय टेक हिज लेफ्ट हैंड बाय द रिस्ट, कलाई से उसका लेफ्ट हैंड पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ, यानी कि उसका हाथ मेरे हाथ के पास दो। वी बोथ ओबेड हिम टू द लेटर, टू ओबे समवन टू द लेटर एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है टू डू एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तो मैंने और बिली बोन्स ने, यानी जिम हॉकिंस और बिली बोन्स ने उसकी बात को वैसे ही माना जैसा वो कह रहा था। और इसके बाद मैंने उसको कुछ देते हुए देखा, उस हाथ से जिसमें वो स्टिक पकड़ा हुआ था उसने कैप्टन के हथेली पे कुछ रखा, जो उस कैप्टन ने यानी बिली बोन्स ने बिल्कुल झपट के पकड़ लिया उस चीज़ को जो उसने पास किया। एंड नाउ दैट्स डन, काम पूरा हुआ। ब्लाइंड मैन ने ये वर्ड्स बोले और ये वर्ड्स बोलते ही उसने मेरा हाथ जो अब तक पकड़ा रखा था उसने छोड़ दिया और इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड से, निम्बलनेस कहते हैं, फुर्ती से वो वहाँ से गया, उस पार्लर को छोड़ के बाहर निकल गया रोड पर। वेयर एज आई स्टिल स्टूड मोशनलेस, यानी कि वो तो बाहर निकल गया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चौंक कर खड़ा हुआ था, देख रहा था कि भाई इतनी तेज़ स्पीड इसके पास कैसे आ सकती है। अभी तो ये मेरे सपोर्ट में चल रहा था, आई कुड हियर, मैं उसकी स्टिक की आवाज़ सुन सकता था टैप टैप करते हुए, कैसे वो यहाँ से वहाँ चला गया। मैं बहुत ज़्यादा मोशनलेस होकर बहुत ज़्यादा चौंक कर खड़ा हुआ था। उसके इस तरीके से फुर्ती से जाने के बाद मैं और बिली बोन्स दोनों ही अपने सेंसेस में नहीं थे काफ़ी देर तक, लेकिन कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी भी बिली बोन्स का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूँ और बिली बोन्स को भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा हाथ अभी भी इसी के हाथ में है। तो उसने अपने हाथ को वापस खींचा और कुछ देखने लगा अपने हथेली की तरफ। उसके हाथ में एक कार्ड था, कार्ड के एक तरफ तो एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट बना था जो कि सिंबल हुआ करता था पायरेट्स को डराने के लिए। बिली बोन्स को पता था कि इस ब्लैक स्पॉट का मतलब या तो उसका जो पावर है वो जाने वाली है या फिर उसकी मौत होने वाली है। और दूसरे साइड एक मैसेज लिखा था 10 o'clock। ये मैसेज को पढ़कर कैप्टन थोड़ा चिल्लाता है, कहता 6 hours एंड ही स्प्रैंग टू हिज फीट। टू स्प्रिंग टू वंस फीट का मतलब होता है कि इंसान बिल्कुल जब सीधा होके खड़ा होता है, स्ट्रेट होके खड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट होके खड़ा हो गया। इवन एज ए डिड सो, और जैसे ही वो सीधा होके खड़ा हुआ, ही रील कहते हैं लड़खड़ाने को, वो थोड़ा लड़खड़ाया और उसने अपना हाथ अपने गले पे रखा और कुछ झूलने सा लगा, जैसे कि एक शराबी इंसान जो झूलता है कमज़ोरी के मारे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक झूल सा रहा था और कुछ देर तक एक अजीब सी साउंड उसके थ्रोट से निकल रही थी और फिर वो सीधे मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। मैं उसकी तरफ दौड़ा, यानी बिली बोन्स की तरफ दौड़ा और मैंने अपनी माँ को भी बुलाया, बट हेस्ट वॉज ऑल इन वे, लेकिन ऐसा करना बेकार था क्योंकि बिली बोन्स अब नहीं रहा था। बिली बोन्स को अटैक हुआ था, ब्रेन हैमरेज हो गया था उसको, थंडरिंग एपोप्लेक्सी कहते हैं ब्रेन हैमरेज को। बड़ी अजीब सी बात थी समझने की, क्योंकि मैं कभी इस इंसान को पसंद ही नहीं करता था, लेकिन अब मुझे उस पर तरस आ रहा था। और जैसे ही मैंने इसको मरा हुआ देखा, मेरे आंखों से आंसू रुकने नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगा। मेरे सामने ये दूसरी डेथ थी और मेरे फादर की जो पहले डेथ हो चुकी थी उसका गम मेरे दिल से निकला भी नहीं था कि मैंने अभी दूसरी डेथ भी देख ली, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। और यहीं पे आपका द ब्लैक स्पॉट चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।